जय महाराष्ट्र. मी रुजुता लुकतुके. राजमंत्र या लोकप्रिय कार्यक्रमात तुमचं खूप खूप स्वागत. हा असा कार्यक्रम आहे ज्या कार्यक्रमामध्ये आपण राजकीय आणि सामाजिक विषयावर पंडित राजकुमार शर्मा यांच्याकडनं भविष्य ऐकत असतो. असं भविष्य जे 100% खरं असतं. आज बघूया कोणकोणत्या विषयावर पंडितजी आपल्याला भविष्यवाणी करणार आहेत ते. पंडितजी खूप खूप स्वागत आहे तुमचं या कार्यक्रमामध्ये. थैंक यू. और पंडित जी, क्योंकि आज हम महाराष्ट्र में ये शो करते हैं मुंबई में, आज तिथि के अनुसार शिवाजी महाराज जी की जयंती है जो आज सब जगह मनाई जा रही है, तो हम चाहते हैं कि शुरू में आप 2 शब्द कहें उनके बारे में. बिल्कुल. देखिए, अगर हम शिवाजी महाराज की जीवनी के ऊपर अध्ययन करते हैं तो एक बात तय है कि हमारे भारतवर्ष की आज़ादी के लिए और भारतवर्ष के लिए महाराष्ट्र तो अपनी जगह के ऊपर है. ही वॉज फ्रॉम महाराष्ट्र, दैट्स वाई. मगर मैं नॉर्थ में पैदा हुआ हूँ. मुझे आज भी याद है कि हमारे दूसरी और तीसरी कक्षा में उनकी जीवनी के बारे में जीजाबाई जब उनको कथाएं सुनाती थी उनके बारे में हमको सिखाया जाता था. और ऐसे योद्धा और ऐसे राजा होने चाहिए और उनकी जीवनी से हमारे अगर आधुनिक नेता उनसे कुछ सीखते हैं तो डेफिनेटली भारत फिर सोने की चिड़िया बन सकता है. मैं आज महाराष्ट्र में अपने मित्रों को सबको इस शिव जयंती की बहुत बहुत शुभकामना देता हूं और ये आशा करता हूं कि हमारे जितने भी आधुनिक नेता हैं, चाहे वो बीजेपी के हैं, सेना के हैं, देखिए झंडा फहरा लेना शिव जयंती के ऊपर एक फॉर्मेलिटी हो सकती है, मगर उनकी सीख को, उनकी टीचिंग्स को, उनके लेसन्स को, अपने देश प्रेम को, अपने राष्ट्र प्रेम को अगर दिल के ऊपर बैठा लिया जाए तो डेफिनेटली हम वापस सोने की चिड़िया बन सकते हैं. इसलिए मेरा आप सबसे ये अनुरोध है कि उनके सिखाए हुए रास्ते के ऊपर अगर हम चलते हैं तो डेफिनेटली हम सही मायनों में हिंदू हैं, राष्ट्रवादी हैं, सही मायनों में भारतीय हैं. जी पंडित जी, मैं देख रही हूँ आज आप भी भगवे कलर का ये पहन के आए हुए हो, तो प्रणाम करते हैं शिवाजी महाराज. बिल्कुल प्रणाम करते हुए. और ये कलर डेफिनेटली हिंदुत्व का भगवा कलर है और आज का दिन इतना महत्वपूर्ण है कि ये पूरे राष्ट्र को इसके ऊपर गौरव है. बिल्कुल. हम भी कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं. इसके आगे पहला एक मुद्दा आज जिसके बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे, भविष्यवाणी जानना चाहेंगे, वो ये है श्रीहरि अणे ने अटॉर्नी जनरल से इस्तीफा देने के बाद वो अब मैदान में उतरे हुए हैं ये कहते हुए कि विदर्भ को स्वतंत्र राज्य का दर्जा मिलना चाहिए. अब श्रीहरि अणे के बारे में मैं ज़्यादा नहीं जानना चाहूँगी, जबकि मैं जानना चाहूँगी ये कि उनके इस आंदोलन के बाद सरकार पर और बीजेपी पर राज्य में उसका क्या असर पड़ता आपको दिख रहा है. देखिए, अगर हम गोचर की बात करें, ये ज्योतिषीय प्रोग्राम है और ज्योतिषीय कार्यक्रम जब भी हम करते हैं तो आपने देखा होगा कि आप 100% भविष्यवाणियाँ सत्य होती हैं, शुरू में ये बोलती हैं, मगर मैं कहता हूँ कि 90% भी अगर सत्य होती हैं तो मेरी साधना और मेरी तपस्या जो है वो सफल हो जाती है. आज जिस मुद्दे के ऊपर आपने सवाल उठाया है ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है. देवेंद्र फडणवीस ने जब भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली तो इसी कार्यक्रम के अंदर हमको ये सवाल किया गया था कि आगे आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी, देवेंद्र फडणवीस की सरकार कैसी चलेगी. तो मेरा इस बात के ऊपर एक बहुत ही सिंपल और स्ट्रेट उत्तर था. वो ये था कि विदर्भा से इन्होंने अलग विदर्भा होने की जो मांग लोगों की थी उसके ऊपर वोट्स मांगे थे और वो वोट्स जो हैं लोगों ने भरपूर मनापासून त्यांची मदत केली और मनापासून उन्होंने वोट्स डाले. विदर्भ से कुछ 30 से ऊपर विधायक 38 के करीब मेरे ख्याल से, मेरी जानकारी गलत भी हो सकती है, विधायक मिले इनको. और डेफिनेटली यहाँ, और ये बात मैंने उन दिनों भी कही थी, आज भी कहता हूँ कि 17/4/2017 से पहले देवेंद्र फडणवीस जो हैं वो इस मुद्दे के ऊपर घेरे में आते हुए दिखाई देते हैं. भारतीय जनता पार्टी जो है डेफिनेटली कहीं ना कहीं उन विदर्भा के लोगों के सवालों के जवाब देने में असमर्थ हो सकती है या उनको विदर्भ बनाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा. क्योंकि कहीं ना कहीं अगर मैं इतिहास पढ़ता हूँ तो महाराष्ट्र में विदर्भ और मराठवाड़ा बनाने के कहीं ना कहीं इतिहास में संकेत मिलते हैं. अच्छा. हाँ, इवन पूर्व काल में भी इसका संकेत मिलता है कि एक अखंड महाराष्ट्र जो है उसके 3 भाग हो सकते हैं और वो तीनों महाराष्ट्र ही रहेंगे, मगर अलग अलग उसके जो हैं वो किस
राज्य होंगे। अभी विदर्भा के ऊपर देवेंद्र फडणवीस और बीजेपी जो है वो डेफिनेटली इसका समाधान करना पड़ेगा। और श्रीहरि अणे जिन्होंने अटॉर्नी जनरल यानी एजी की पद से इस्तीफा दिया, इट्स ए कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट। और आपको जानकर अति हैरानगी होगी कि ऑपोजिशन लीडर राधाकृष्ण विखे पाटिल हों या हमारे संजय निरुपम हों या शिवसेना के नेता हों, सब लोग इस बात को बड़ी कड़ी निंदा के साथ प्रस्तुत कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये गलत है। इट्स ए कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, ही शुड नॉट हैव एक्सेप्टेड हिज रेजिग्नेशन। मगर ये आग आज नहीं तो कल लगनी ही थी। और मित्रों, एक बात तय है कि यहाँ पर आगे आने वाले दिनों में 17/4/2017 से पहले पहले देवेंद्र फडणवीस की सरकार और देवेंद्र फडणवीस खुद और उनके दिग्गज नेता, चाहे वो मुनगुंटीवर हों जो विदर्भा और मराठवाड़ा से आते हैं, बिल्कुल। उनको डेफिनेटली कहीं ना कहीं इन सवालों के उत्तर देने पड़ेंगे और उनके समाधान करने पड़ेंगे। नहीं तो कोई ना कोई ऐसा आघात, आरोप ऐसा इस सरकार के ऊपर लग सकता है जिससे शिवसेना मजबूत होती हुई दिखाई देगी। और डेफिनेटली अगर आज ओपिनियन पोल कर लिए जाए तो कहीं ना कहीं शिवसेना का पलड़ा जो है वो धीरे धीरे भारी होता जा रहा है। और आगे आने वाले दिनों में नासिक और मुंबई महानगर पालिका, बृहन मुंबई महानगर पालिका के इलेक्शन है। और बृहन मुंबई नगर पालिका के इलेक्शन में आज से 15 से 20 सालों में शिवसेना अपना दबदबा बनाकर बैठी हुई है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी, चाहे वो नाले के कॉन्ट्रैक्टर हों, चाहे वो रोड के कॉन्ट्रैक्टर हों, चाहे वो पुल बनाते हैं उनके कॉन्ट्रैक्टर हों, डंपिंग कॉन्ट्रैक्टर हों, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी शिवसेना को घेरने का प्रयत्न कर रही है। मगर गोचर ये कहता है कि मंगल और शनि इकट्ठे बैठे हुए हैं। 16/9/2016 तक ये आंदोलन बढ़ते हुए दिखाई देंगे। मंगल और शनि जो है आंदोलन करवाते हैं, कहीं ना कहीं छुटपुट आग लगवाते हैं, घटनाएं करवाते हैं। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी शिवसेना आपस में भिड़ती हुई दिखाई देगी आपको। अगर इसका जल्दी से जल्दी समाधान नहीं किया गया तो कहीं ना कहीं शिवसेना के साथ कांग्रेस खड़ी दिखाई देगी, भारतीय जनता पार्टी के साथ एनसीपी खड़ी दिखाई देगी। और ये तालमेल जो है ये बड़ा पेचीदा सा, बड़ा ना समझने वाला हो जाएगा। और ये जो होता है आम जनता का होता है इन सब मामलों में। 15/9/2016 तक वातावरण और बढ़ेगा, कम नहीं होगा। पंडित जी, इसके बारे में है विस्तार से बात करेंगे क्योंकि नोकझोंक तो जैसे आप कह रहे हो शुरू हो चुकी है राज्य में भाजपा और शिवसेना के बीच में। फिलहाल जो मुद्दा मुझे उठाना है वो है कन्हैया कुमार का। एक राष्ट्रीय इशू है, वो पहले खत्म करते हैं। कन्हैया कुमार का मुद्दा इस तरह से अब राज्य की तरफ बढ़ा है इसलिए क्योंकि पूना में कन्हैया कुमार को लेके जो बहस इस हफ्ते में हमें देखने को मिली, और अब पूना में एक प्रोग्राम होने जा रहा है जिसमें कि वो कन्हैया कुमार को इन्वाइट करने वाले हैं। और ये प्रोग्राम होगा नहीं होगा, कन्हैया कुमार महाराष्ट्र में हीरो होगा नहीं होगा, इस चीज़ को लेके बहस चर्चा हो रही है। देखिए, महाराष्ट्र की राजनीति की अगर बात करें तो डेफिनेटली कन्हैया कुमार जो है वहाँ पे कांग्रेस के माध्यम से दखलंदाजी दे सकता है। आंध्रा में वो जाके आया है अभी। और एक बात तय है कि कन्हैया कुमार की मैं जब कुंडली का अध्ययन करता हूँ, आपको याद होगा जब वो अंदर था तो मैंने प्रिडिक्ट किया था कि वो बिना आरोप से बाहर निकल आएगा। अब और ये भी साथ में बड़े दिग्गज नेताओं के साथ में मेरी बहस और प्रेडिक्शन हुई थी कि कहीं ना कहीं कन्हैया कुमार जो है लाल सलाम नहीं थामेगा, कहीं ना कहीं कांग्रेस का हाथ थाम लेगा। अच्छा। और आने वाले दिनों में आप कन्हैया कुमार को कांग्रेस का प्रचारक भी देख सकते हैं, मुख्य प्रचारक भी देख सकते हैं। राहुल गांधी के साथ में बढ़ती हुई उसकी नज़दीकियां, राहुल गांधी के साथ में उनकी कुछ मीटिंग्स, और आगे आने वाले दिनों में कन्हैया कुमार की भाषा में भारतीय जनता पार्टी के प्रति विरोध साफ साफ ये बात दर्शाता है कि कहीं ना कहीं कन्हैया कुमार जो है वो कांग्रेस की तरफ खिंचते हुए चले जाएंगे। और आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं बिहार में पॉसिबल है कि नीतीश कुमार के सामने कांग्रेस का एक चेहरा बनकर उभरे। और क्योंकि ये भविष्य का कार्यक्रम है, इसलिए कन्हैया कुमार को कांग्रेस जो है वो एक अपने हीरो के रूप में चमकाने की कोशिश करेगी। और आगे आने वाले दिनों में जिन जिन स्टेट्स में इलेक्शन है, जैसे पंजाब है, यूपी है, मध्य प्रदेश है, गुजरात है, इन इलेक्शंस में आप कन्हैया कुमार को कहीं ना कहीं राहुल गांधी के साथ खड़ा हुआ भी देख सकते हैं। कन्हैया कुमार
आपका सवाल था क्या पूना आएंगे? यस, गोचर कहता है कि कन्हैया कुमार पूना आएगा और डेफिनेटली उसका विरोध जबरदस्त तरीके से होगा, मगर उसकी सुरक्षा भी उतने ही अहमियत रखेगी और ये कार्यक्रम होता हुआ दिखाई देता है। बिल्कुल पंडित जी, और एक ये भविष्यवाणी है जो आपने की हुई है कि कांग्रेस के साथ कन्हैया कुमार जाएगा, क्योंकि फिलहाल हम उसे लेफ्टिस्ट नेता के और की हैसियत से देख रहे थे। आप कह रहे हो कांग्रेस के साथ वो जाता दिखता है बिल्कुल आपको। सही। तो ये भी एक भविष्यवाणी है जो इस कार्यक्रम के माध्यम से हम सब लोगों के सामने रख रहे हैं। अगला टॉपिक, क्योंकि आज हमें काफ़ी सारे मुद्दे हैं जिसके ऊपर बात करनी है, इसलिए मैं दूसरे विषय की ओर लेके जा रही हूँ आपको। बिल्कुल। क्योंकि जैसे आपने पहले एक बार कहा था कि रुकावट आपको दिखती है कश्मीर में, पीडीपी और बीजेपी सामने आएंगे, साथ में आएंगे, लेकिन उसमें थोड़ी रुकावट आपको दिखती है। और अब जो है इस मोड़ पे हम आ गए हैं कि दोबारा उनकी सरकार बनती हुई दिख रही है। वो जो रुकावट का सिलसिला वो खत्म हो गया है। क्या अब दोबारा जो सरकार बनेगी क्या वो परमानेंटली बनेगी, जानना चाहेंगे आपसे। देखिए, जब भी मुफ्ती मोहम्मद साहब ने भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन किया, उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर में उग्रवाद बढ़ा और कहीं ना कहीं मुफ्ती मोहम्मद साहब ने पाकिस्तानी नेताओं का और आतंकवादियों का पीठ थपथपाई की। आपने हमारे इलेक्शन अच्छी तरह होने दिए, इसलिए हम आपके आभारी हैं। और वहाँ पर आतंकवाद बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा था, वो एक चीज़ को लेकर। और मुफ्ती मोहम्मद सैयद और महबूबा मुफ्ती, इनकी जब हम कुंडली का अध्ययन करते हैं तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रवाद, भारतीय जनता पार्टी आरएसएस ओरिएंटेड, भगवा ओरिएंटेड राजनीतिक पार्टी है, उनके साथ में जाता हुआ दिखाई ही नहीं देता। और अगर हम वहाँ के मेन भारतीय जनता पार्टी के 3 नेताओं की कुंडली मेरे पास है, मुफ्ती मोहम्मद साहब की डेथ हो गई। मैंने तो कुंडलियां देखकर बोला था, मगर मृत्यु के बारे में कोई मैं तभी नहीं बोला था कि ये सरकार टूट जाएगी और वहाँ पे गवर्नर राज होगा। और मित्रों, आपने देखा कि वहाँ पे मुफ्ती मोहम्मद सैयद साहब की मृत्यु हो गई, मगर वो एक विडंबना थी, वो एक शोकाकुल समाचार था, मगर वो सरकार टूट गई। सरकार टूटने के बाद 3 महीने वहाँ पर गवर्नर राज हुआ, वो भविष्यवाणी सत्य हुई। मगर आज अगर हम कुंडली का अध्ययन करते हैं, गोचर का अध्ययन करते हैं, महबूबा मुफ्ती की कुंडली का अध्ययन करते हैं, तो एक बात तय है कि सरकार बनेगी ज़रूर, मगर 3 टांगों वाली होगी, 4 टांगों वाली कुर्सी की पे नहीं बैठेगी। वो 6 महीने से 1 साल के अंदर अंदर वापस कोई ना कोई अड़ंगा वहाँ पर आएगा और वो सरकार एक दूसरे के विरुद्ध वापस बातें करनी शुरू कर देगी। वहाँ पर कुर्सियाँ चली, मारामारी हुई है विधानसभा में, और वापस आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं मुफ्ती मोहम्मद सैयद की जो पार्टी पीडीपी है, उसका पाकिस्तान की तरफ नरम रुख और वहाँ के जो आतंकवादी ओरिएंटेड, यानी ऐसा समझ लीजिए कि वो लोग तो अपने आप को शहीद कहते हैं, वो तो कहते हैं कि हम कश्मीर शहीद, हम आज़ाद कश्मीर के हम लोग योद्धा हैं। तो उन लोगों को जो पीडीपी सपोर्ट कर रही है, वो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा कांटा इस सरकार के बीच में आता हुआ दिखाई देता है, और जिसका बड़ा से बड़ा प्रॉफिट जो है वो शेख अब्दुल्ला और उनकी फैमिली को मिलता हुआ दिखाई देगा। ये सरकार वापस 1 साल के अंदर अंदर टूटती हुई नजर आती है। लेकिन क्या हम ये कह सकते हैं 1 साल के बारे में भविष्यवाणी करना मुश्किल है? मुश्किल मतलब आपके लिए शायद मुश्किल नहीं है, लेकिन हमें इस प्रोग्राम के जरिए, क्योंकि हम हफ्ते भर का सोचते हैं, लेकिन क्या ये सरकार आपको टूटती हुई दिखती है? क्या इलेक्शन मिड टर्म कश्मीर में दिखते हैं? 15/7/2015 में हमने एक भविष्यवाणी की थी। दर्शकों ने 3 से 4 लाख व्हाट्सएप एंड SMS किए मुझे। वो भविष्यवाणी छगन भुजबल साहब की थी, एक मतलब कम से कम 7 महीने पहले। जी हाँ। तो इसी तरह 1 साल के अंदर अंदर वहाँ पर वापस गवर्नर राज होगा और कहीं ना कहीं ये दोनों लोग जो हैं वापस सत्ता से बाहर आपको दिखते हुए दिखाई देंगे। राम माधव ने बहुत जोर लगाया, कहीं ना कहीं अमित शाह ने बहुत जोर लगाया और सरकार वापस पटरी के ऊपर आ गई और सरकार बनाने के एक दूसरे के तरीके जो हैं वो सफल हो गए। सरकार बनती हुई दिखाई देती है। मुझे लगता है कि 20 अप्रैल से पहले पहले महबूबा मुफ्ती जो हैं वो शपथ लेती हुई दिखाई देती हैं, और शपथ लेने के बाद 3 महीने के अंदर अंदर वातावरण वापस जो है वो डगमगाता हुआ दिखाई देता है। ये आपने पूछा मुझे कि क्या वहाँ मिड टर्म पोल होंगे?
मिड टर्म पोल हो सकते हैं, मगर 1 साल महबूबा मुफ्ती की सरकार और 1 साल गवर्नर सरकार, फिर जाकर वहां पर इलेक्शन होने के योग बनते हैं। लेकिन इसका जो फायदा है वो कांग्रेस को मिलता आपको दिख रहा है? कांग्रेस को और नेशनल कांग्रेस जो शेख अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला की पार्टी है, उनको उसका 100% फायदा होता हुआ दिखाई देता है, और वो लोग कांग्रेस के साथ मिलकर वापस सरकार बनाने में कामयाब हो सकते हैं। वो तब बात करेंगे, मगर फिलहाल ये सरकार की जो स्थिति है वो कुंडली के मुताबिक कंपैटिबिलिटी नहीं है। देखिए, जब हम शादी करते हैं तो लड़के और लड़की की कुंडली देखते हैं, और यहाँ पर भी हम अगर किसी के साथ गठबंधन करते हैं, चाहे वो सरकारों का है, चाहे वो आप कहीं तो वो जो गुणांक है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की कुंडली और पीडीपी की कुंडली में 36 गुणों में 12 गुण मिलते हैं, तो 16 गुण के ऊपर चाहिए ये शादी कामयाब होने के लिए। कहीं ना कहीं मैं तो गुणों की और ज्योतिष की और 27 नक्षत्रों की और 12 राशियों की और 9 ग्रहों की बात करूंगा, क्योंकि मेरा कार्यक्रम ग्रहों के ऊपर आधारित है। मैं ग्रहों के ऊपर ही यकीन करके आपको भविष्यवाणियां बोलता हूं, और इन्हीं ग्रहों के साथ मेरी रोज बात होती है। आई ब्रीथ देम, आई ईट देम, आई स्लीप विद देम। बिल्कुल बिल्कुल पंडित जी। कश्मीर के बाद अब वापस महाराष्ट्र में आते हैं, और एक अच्छा उदाहरण जो आपने दिया वो बहुत अच्छा लगा मुझे, शादी और मनोमिलन के बारे में। बिल्कुल सही है। बिल्कुल। तो महाराष्ट्र में, क्योंकि महाराष्ट्र में भी हम मनोमिलन की ही बात करने जा रहे हैं, और यहाँ पे बीजेपी एक कॉमन फैक्टर है, दूसरा फैक्टर है शिवसेना। नोकझोंक जो है, नासिक महानगर पालिका के जो इलेक्शन है, मुंबई में बीएमसी के जो इलेक्शन है, उसके चलते हुए नोकझोंक हम काफ़ी देख रहे हैं बीजेपी और शिवसेना के बीच में। तो कहिए, क्या ये इलेक्शन को लेकर है कि ये दूरी जो है वो बढ़ती दिखती है आपको? देखिए, यहाँ तक भारतीय जनता ये संसार कैसे चलेगा? हाँ, ये भी बहुत बढ़िया बात पूछी आपने। कहीं ना कहीं एक ज़माना था जब शिवसेना बड़ा भाई होती थी और बीजेपी छोटा भाई होती थी। प्रमोद महाजन, गोपीनाथ मुंडे के वो दिन मुझे आज भी याद हैं, जब बड़ी सहनशीलता से ये सरकार चलती थी। मगर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जो है वो प्रखर होती हुई दिखाई दी, और बड़ा भाई बन गई, और शिवसेना छोटा भाई बन गई। मगर आज अगर आपने जो सवाल किया है वो शिव जयंती के ऊपर किया है, एक बात तय है कि शिवसेना जो है वो भारतीय जनता पार्टी के प्रति थोड़ी सी खटास मन में पैदा होती हुई दिखाई देती है। और ये जो शादी है, इसमें डाइवोर्स होता ही रह गया। एक बार तो हो गया, इकट्ठे लड़े नहीं। जैसे एनसीपी और कांग्रेस नहीं लड़ी, इसी तरह यहाँ पे भी सीटों के बंटवारे की वजह से ये लोग आपस में नहीं लड़े। मगर अगर भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना इकट्ठे बीएमसी का इलेक्शन या नासिक का इलेक्शन नहीं लड़ते हैं, तो डेफिनेटली सामने वाले को उसका लाभ मिलता हुआ दिखाई देता है। आज की अगर हम बात करें तो कुंडली के हिसाब से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना का अगले 3 महीने में समझौता होता हुआ दिखाई देता है। ये बहुत बड़ी बात है। जी हाँ, वाकई बहुत बड़ी है मुझे कुंडली के हिसाब से, क्योंकि अमित शाह की कुंडली का जब हम अध्ययन करते हैं, नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी 6/4/1980, और उद्धव ठाकरे 27/7/1960, शिवसेना 17/6/1966, यानी इन सब कुंडलियों का जब हम अध्ययन करते हैं तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि कहीं हिंदू ओरिएंटेड पार्टी है, आरएसएस द्वारा चलाई जा रही एक राजनीतिक पार्टी कहते हैं ना हम लोग इसको। बिल्कुल। मैं तो लोगों की सुनी सुनाई बात करता हूँ, सच क्या है वो तो भगवान जानता है। तो कहीं ना कहीं बाला साहब ठाकरे जो हैं वो भी आरएसएस से प्रभावित थे, आकर्षण था उनको आरएसएस की तरफ, और उनके पिताश्री भी कहीं ना कहीं आरएसएस के कार्यकर्ता भी रह चुके हैं, ऐसा मैंने सुना है। और पूरी तामझाम को पकड़कर चलें तो ये रीयूनियन होने के पूरे योग बनते हैं, और इस रीयूनियन में शिवसेना आगे बढ़ती हुई दिखाई देती है। जिस तरह का माहौल दिल्ली में हुआ, जिस तरह का माहौल बिहार में हुआ, आगे आने वाले दिनों में जिस तरह का वातावरण भारतीय जनता पार्टी के लिए पंजाब में दिखाई देता है, उत्तर प्रदेश में दिखाई देता है, इस तरह के माहौल को मद्देनज़र रख के भारतीय जनता पार्टी एक कड़ा बदलाव अपने आप में ला सकती है, और शिवसेना की तरफ एक नरम रुख रख के
उसमें अभी सिंह लगन, उद्धव जी की कुंडली का जब हम अध्ययन करते हैं तो सिंह राशि, गुरु की महादशा शुरू होने वाली है। अभी उसमें उद्धव जी उस पर कॉम्प्रोमाइज करते हैं कि नहीं, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि राहु की महादशा खत्म हो रही है और शिवसेना मित्रों मजबूत होती हुई दिखाई देगी। उद्धव जी की कुंडली में गुरु की महादशा शुरू होने वाली है, जो शिवसेना को राष्ट्रीय पार्टी के रूप में स्थापित कर सकती है। मैं पहले भी कहता आया हूं। और बिहार में 27 जगहों के ऊपर शिवसेना जो है सेकंड या थर्ड नंबर पे है, और यूपी में कम से कम 4 से 5 कॉरपोरेशन ऐसी हैं, यहां शिवसेना का राज है। तो आने वाले दिनों में शिवसेना पंजाब में नहीं तो उत्तर प्रदेश में तो डेफिनेटली कैंडिडेट खड़ी करेगी। तो कहीं ना कहीं आगे आने वाले दिनों में शिवसेना, उद्धव ठाकरे और पर्टिकुलरली आदित्य ठाकरे, उनकी जब हम कुंडली का अध्ययन करते हैं तो डेफिनेटली शिवसेना को आगे आने से कोई नहीं रोक सकता। यह पार्टी आगे आती हुई दिखाई देती है। भारतीय जनता पार्टी का नरम रुख और उद्धव जी का नरम रुख ही ये इसको इकट्ठे ला सकता है। और अगर ये इकट्ठे लड़ते हैं तो डेफिनेटली विजय बीएमसी में और नासिक में इनकी होती है। लेकिन उसके लिए उन्हें इकट्ठे लड़ना पड़ेगा, ये एक संदेश है। जिसके योग हैं। देखिए 16/9/2016 को शनि के साथ मंगल अलग हो जाएगा। मंगल और शनि मित्र नहीं है, ये भी दो पार्टियां हैं, गुरु और शनि। गुरु की पार्टी में आते हैं चंद्रमा, मंगल, सूर्य, और शनि की पार्टी में आते हैं शुक्र, राहु, केतु, बुध। तो कहीं ना कहीं 16/9/2016 के बाद ये समाचार आपके सामने आ सकता है कि ये इकट्ठे बीएमसी इलेक्शन लड़ेंगे। कहीं ना कहीं यहाँ पर शिवसेना को 2-3 मंत्रालय और कैबिनेट और मिले, एमओएस मिल गया, वहाँ पे दिल्ली में भी इनको एडजस्ट कर दिया गया, क्योंकि वातावरण भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नहीं है। मोदी जी की वृश्चिक राशि, बार बार मैं कहता हूँ, बीजेपी की वृश्चिक राशि, कहीं ना कहीं उनको कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। मेहनत कर रहे हैं, बहुत परिश्रम करने के बाद डोंबिवली में सरकार बनाते बनाते रह गए। एंड आई अप्रिशिएट देयर स्ट्रगल एंड संघर्ष। बहुत संघर्ष करने के बाद में तारा रानी 22 सीटें लेकर आ गई। तो मित्रों, कहीं ना कहीं वातावरण जो है, भारतीय जनता पार्टी को अपना रुख बदलना पड़ेगा। ग्रह दशा उनके अनुकूल नहीं है, क्योंकि नेता की कुंडली, प्रधानमंत्री की कुंडली, पार्टी की कुंडली, ये सब मायने रखते हैं। और कुछ समझौते उन्हें करने पड़ सकते हैं, करेंगे तो उनके लिए लाभकारी है। बिल्कुल बिल्कुल। एक कुंडली और है जिसके बारे में आपसे जानना चाहेंगे, वो है अमित देशमुख, क्योंकि वो राजनीति में और राज्य की राजनीति में अपनी जगह बनाने जा रहे हैं। और हाल ही में उनके साथ जो एक विवाद खड़ा हुआ लातूर में, क्रिकेट ग्राउंड पे उन्होंने पानी छिड़का जबकि वहाँ पे अकाल पड़ा हुआ है, सूखा पड़ा हुआ है, और उसको लेके काफ़ी विवाद खड़ा हुआ है। तो क्या कहती है उनकी कुंडली इस वक्त? देखिए, अमित देशमुख की जब कुंडली का अध्ययन करते हैं तो डिट्टो विलासराव देशमुख की प्रतिरूप, बात करने का स्टाइल, राजनीति के बारे में भी उनसे यही कहा जाता है उनके बारे में, बॉडी लैंग्वेज। अगर ये घटना की अगर बात करें तो मैं इतना ही कहूँगा कि अमित देशमुख भी अभी नए हैं। तो लातूर में जो अकाल पड़ा है या मराठवाड़ा में जो अकाल पड़ा है, उसकी भरपाई के लिए, वहाँ पर एक पैसा इकट्ठा करने के लिए, लोगों की सेवा करने के लिए अमित देशमुख ने यह कदम उठाया था। मगर हमारे मीडिया कर्मी जो हैं, उन्होंने इसको एक नया रूप दे दिया। मैं तो अमित देशमुख को आगे आने वाले दिनों में 2025 के बाद कभी भी मुख्यमंत्री बनता हुआ भी देख रहा हूँ। अच्छा। अब मगर ये जो घटना है, यहाँ तक मैं अमित देशमुख और विलासराव देशमुख के परिवार के साथ में जुड़ा हुआ था और जुड़ा हुआ हूँ। कहीं ना कहीं उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनकी कुंडली का जब हम अध्ययन करते हैं तो अमित देशमुख के ऊपर फरवरी 12 तारीख से लेकर 12 मई तक अच्छे दिन नहीं है, क्योंकि ये मंगल और शनि की युति है, कहीं ना कहीं उनको विवादों में खड़ा कर सकती है। इसलिए उससे बचने के लिए उनको फूंक फूंक कर कदम उठाने चाहिए और किसी न किसी बड़े की सलाह लेते रहना चाहिए, क्योंकि उनके पिताजी का बहुत ही बड़ा नाम है। और यहाँ पर ये पानी का छिड़काव करने की बात हुई,
वो तो खुद कम से कम सैकड़ों टैंकर जो हैं वहाँ पर मंगवाते हैं और लोगों को वितरण करते हैं। और ये एक घटना ने उनको कटघरे में खड़ा कर दिया। मैं तो यही कहूँगा कि ये 12 मई तक आपको सावधान रहना चाहिए। आपके विरोधी आपके समक्ष खड़े हो सकते हैं और आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। सो बी केयरफुल एंड यू हैव टू बी, यू आर लिविंग फॉर लातूर। आप उस जगह के लिए चिंतित हैं, कुछ ना कुछ वहाँ बड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो डेफिनेटली आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर दैट। मगर आज के दिन 12 मई तक आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। पंडित जी माफ़ कीजिए, आपकी बात काट रही हूँ इसलिए क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम बचा हुआ है और हमारी कुछ जो दर्शक होते हैं और ख़ास तौर पे इस बात के लिए शो देखते हैं कि आप सेंसेक्स के बारे में, निफ्टी के बारे में, सोने और चांदी के बारे में आप क्या कहोगे। तो एक साथ सब सवाल मैंने पूछ लिए समझिए, और उसके बारे में मार्गदर्शन हम आपसे लेना चाहेंगे। देखिए, जब हम सेंसेक्स की बात करते हैं तो बिल्कुल 100% हमारी, जैसे आप बोलती हैं शुरू में कि 100% हमारी भविष्यवाणियाँ खरी ठहरती हैं, तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है 28,000 बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है 25,331 पे बंद हुआ और हमने बोला ही था कि ये 25,800 तक का आंकड़ा छू सकता है। अभी भी मैं BSE के लिए बुलिश हूँ, ये 25,800 का आंकड़ा छू सकता है। नीचे का स्तर जो है वो आज भी 24,700 24,800 का है। अंतर्राष्ट्रीय वॉलेटिलिटी के हिसाब से कुछ ना कुछ ऊपर नीचे बाजार हो सकता है। और NSE की बात करें तो NSE ने बिल्कुल हमारा 7712 का जो हमारा भविष्यवाणी थी उसको पार किया, 7716 के ऊपर बंद हुई और 7,800 के ऊपर NSE के जाने के योग बनते हैं और नीचे का स्तर 7620 का है। और गोल्ड की बात करें तो गोल्ड 28,591, हमने बोला था कि गोल्ड में बिकवाली आएगी, गोल्ड नीचे गया। आज भी मैं कहता हूं कि गोल्ड 28,200 का आंकड़ा छू सकता है, 28,000 का आंकड़ा भी गोल्ड छू सकता है। उसके बाद फिर इसमें बाइंग आएगी। नीचे का स्तर 28,000, ऊपर का स्तर जो है 29,100 का साफ साफ नज़र आता है। सिल्वर की बात करें तो सिल्वर में भी हमने प्रेडिक्ट किया था कि नीचे आएगा, 36,600, 36,300 नीचे का स्तर है और ऊपर का स्तर वापस 38,000 का है। 1200 2,000 रुपये बढ़ता घटता दिखाई देगा। और तेल की बात करें तो तेल हम बार बार कहते थे कि ये बढ़ेगा। हाँ, पिछले हफ्ते 125 रुपये गिरा है तेल, 2660 के ऊपर आकर रुका, मगर 2600 नीचे का स्तर और ऊपर का स्तर जो है 2812। प्रॉपर्टी मार्केट में थोड़ी सी करेक्शन होगी। और मित्रों, एक खुशी की बात यह है कि हमारा रुपया अंतर्राष्ट्रीय बाजार में और डॉलर के प्रति मजबूत होगा। 64.50 इट कैन बी पॉसिबल। पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया। सेंसेक्स और इसके अब भविष्यवाणी के बगैर हम शो ख़त्म ही नहीं कर सकते थे, तो आपने जल्दबाजी में सही लेकिन प्रमुख आंकड़े जो है वो हमारे दर्शकों को बता दिए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आज आप हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए, मार्गदर्शन भी किया, भविष्यवाणी भी की, और इसके बारे में हम आने वाले हफ्ते में भी बात करते ही रहेंगे। आज वेळ आपली इथेच संपली आणि म्हणून राज्यमंत्रामध्ये इथेच थांबतोय आपण, पण तुम्ही पाहत राहा जय महाराष्ट्र, थेट अचूक बिनधास्त।